आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मशहूर अधिवक्ता प्रशांत खाना जी हैं, जिन्होंने यूपी अपार्टमेंट एक्ट और यूपी रेरा के कई सारे केसेस लड़े हैं। प्रशांत जी, अथॉरिटी में जो बिल्डिंग्स को कंप्लीशन मिलता है, कुछ ओसी कहलाता है, कुछ सीसी कहलाता है, कुछ टीओसी कहलाता है क्या ये सारे? जी, तो अब जैसे कि हम लोगों का जो ये बिल्डिंग्स बनती हैं और जो प्राधिकरण के पास पावर आती है, ये उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम के तहत आती हैं। जी। तो इसके अंतर्गत इन लोगों को, मतलब जो प्राधिकरण है, उनको पावर दी गई है कि वो बिल्डिंग संबंधित बायलॉज बना सकती हैं अपने बोर्ड रिजोल्यूशन में। फिर उसको ये उत्तर प्रदेश सरकार से जो है पास कराना पड़ता है और उसके बाद ये फिर एक अधिनियम, ये बायलॉज के रूप में आ जाता है, बिल्डिंग बायलॉज। जी। तो बिल्डिंग बायलॉज में ये दिया होता है कि अगर कोई भी बिल्डिंग प्राधिकरण ने अपनी तरफ से स्वीकृत किया है उसका नक्शा, तो जब वो बिल्डिंग उस नक्शे के अनुसार पूर्ण हो जाएगी। ओके। मतलब आपने जो शुरू में पेशकश किया था किसी बिल्डर ने कि मैं ऐसे ऐसे बनाऊंगा, इसमें इतने फ्लोर बनाऊंगा, इतना बिल्टअप एरिया बनाऊंगा और उसकी हाइट इतना रखूंगा, इतने सारे पेड़ पौधे लगाऊंगा, एसटीपी का इतना आयोजन होगा, इतना ग्रीन एरिया होगा और ये सारी फैसिलिटीज़ मैं इसमें दूंगा। जी। तो अगर उन मानकों के हिसाब से जो कि उसने शुरू में वादा किया था, उस वादे के बेसिस पे डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसको स्वीकृति दी, तो जब वो पूरा करा लेगा उसको बिल्डर, तब वो प्राधिकरण के सामने अपने सारे सर्टिफिकेट्स के साथ, अलग अलग डिपार्टमेंट से जो सर्टिफिकेट आते हैं, जैसे फायर के लिए अलग डिपार्टमेंट देगा, फायर डिपार्टमेंट, एसटीपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देगा, और जो और भी जितनी भी चीज़ें हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इन सब का जब सर्टिफिकेट उनके पास आ जाएगा तो वो इसके साथ प्राधिकरण में एप्लीकेशन देते हैं कि मेरी बिल्डिंग पूर्ण हो चुकी है जी। अब इसमें जो है आप मुझे अलाउ करें कि अब इसमें लोग रह सकें। तो यहाँ पे सवाल, जब अगर बिल्डिंग एज पर द बिल्डिंग बायलॉज कंप्लीट है जी, तो उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट बोलेंगे। ओके। लेकिन हो सकता है कि किसी बिल्डर ने 10 फ्लोर की जगह 12 फ्लोर बना लिए। अच्छा। ठीक है, तो लेकिन उसने जो है रहने लायक उसको बना दिया है कि मतलब वहाँ पानी की व्यवस्था हो गई है, फायर सेफ्टी हो चुका है, ग्रीन बेल्ट हो चुका है, सब कुछ है, लेकिन उसने मैप को नक्शे के विपरीत बनाया है। जी। तब उसको सिर्फ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अच्छा। कि बिल्डिंग में लोग रह तो सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने यहाँ पे हमारे बायलॉज का कुछ अवहेलना कर दी है, आपने लैंड से रिलेटेड सारे ड्यूज नहीं पूरे किए हैं, आपने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया है, उसके एवरेज में एफएआर का पैसा नहीं दिया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में खासकर ये इशू हुआ कि बिल्डिंग जिस लैंड पे बनना था वो 10% पर, कुछ परसेंट पर दिया गया, 10% थे, तो उसके ड्यूज बचे हुए हैं। फिर बाद में परचेजेबल एफएआर के भी कुछ पैसे लेकर के 10%, 20% लेकर के उनको एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन दे दी गई। जी। तो जब तक कि सोसाइटी, जब तक कि बिल्डर के सारे ड्यूज प्राधिकरण के विरुद्ध या प्राधिकरण के सारे ड्यूज बिल्डर पूरे नहीं कर देता है, तब तक उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। ओके। तो अगर कोई बिल्डिंग है जो कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उसको तब भी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल सकता है, लोग रह सकते हैं। हाँ, लोग रह सकते हैं। ओके जी। तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अगर दिया गया है कि लोग, आप इसको प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर सकते हो, हम सील नहीं कर रहे हैं। तो आमतौर पे जहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरेस्ट होता है, इतने सारे लोग, 1000-2000 लोगों की प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर अथॉरिटीज़ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दे देती हैं। ओके। जी। सर, तीसरी बात जो आपने बताया, टेम्परेरी टीओसी, टेम्परेरी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, देखिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि बायलॉज में पूरे के पूरे मैप पर जो बिल्डिंग बननी थी, जो पूरा मैप अप्रूव कराया गया था, उस पर ही ओसी मिलता था या सीसी मिलता था। जी। लेकिन अब सारे, सबको पता है प्रॉब्लम्स क्या रही, जो भी प्रॉब्लम्स रही उसके हिसाब से बिल्डर्स ने 10 में से 4 ही टावर पूरे कर पाए। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई कि भाई अगर कुछ लोगों को घर दिया जा सकता है तो उनको दिया जाए। उससे अथॉरिटी को भी फ़ायदा होता था, क्योंकि जब सब लीज होता है तो उससे जो है स्टैम्प ड्यूटी वगैरह आ जाती है, रेवेन्यू आती है, बिल्डर का भी अटका हुआ पैसा आ जाता है, तो वो आगे के टावर्स में लगा सकता है।
तो इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए टेम्परेरी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट स्पेसिफिक टू कंप्लीटेड टावर्स इशू किया जाने लग गया है। तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अब फ़ायदे उसमें आप ये कह लीजिए कि जिन लोगों को मिल सकता है घर उनको मिल जाता है, रेवेन्यू जनरेट हो जाता है बिल्डर के लिए भी आगे का टावर कंप्लीट करने के लिए, और सरकार को भी रेवेन्यू जनरेट हो जाता है जो कि स्टक होता है। तीसरा ये कि हो सकता है कि अगर आप सारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का वेट करें तो जिनके टावर्स कंप्लीट हो गए हैं उनको भी आज के स्टैम्प ड्यूटी की जगह हो सकता है 5 साल बाद बढ़ जाए, तो उनको भी एक्स्ट्रा देना पड़े जी। तो अगर हम कुछ लोगों को लॉस से बचा सकते हैं तो उनको बचा लिया जाता है। नुकसान यहाँ पर ये हो गया कि बिल्डर ने प्रॉमिस किया था कि आपको मैं 40 लाख का घर 2010 में दे दूंगा और उसमें A to Z ये फैसिलिटीज़ होंगी, पर उसमें A to Z फैसिलिटीज़ में A to P ही फैसिलिटीज़ हैं, मतलब फैसिलिटीज़ कम है, और उन कम फैसिलिटीज़ के साथ ही आपको उतना पैसा दे करके रहना पड़ रहा है बहुत दिनों तक, धूल मिट्टी में रहना पड़ रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, पार्क नहीं है, बच्चों का प्रॉब्लम हो रही है, ये सब। तो दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ लॉस। फैसिलिटीज़ सारी नहीं होती हैं, तो ये लॉस है। मुझे जहाँ तक दिखता है थोड़ा लॉस कम है, हाँ कंपैरेटिवली, हाँ प्रॉफिट लोगों का ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें जिनको घर नहीं मिला बिल्डर की लापरवाही की वजह से जी, उनका लॉस ज़्यादा है। तो अगर 100 लोगों को घर मिला, कुछ लोगों का लॉस है, कुछ लोगों का प्रॉफिट है। तो जैसा भी मतलब इन लोग प्राधिकरण को सही दिख रहा है वो लोग ऑर्डर कर रहे हैं। पर जहाँ तक लीगैलिटी की बात है तो टेम्परेरी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो कानून है, मतलब जो अधिनियम है, उसमें इसका कोई भी जिक्र नहीं है। ओके। तो अगर ये चैलेंज होता है तो ये सिर्फ इक्विटी के बेसिस पे सस्टेन कर सकता है, अदरवाइज लीगैलिटी के बेसिस पे इसका सस्टेन करना मुश्किल होगा। ओके। अच्छा प्रशांत जी, एक चीज और है कि बिल्डर आजकल, कई बिल्डर, एक नहीं कई बिल्डर जी, बिना अथॉरिटी से किसी भी तरह का सर्टिफिकेट लिए हुए लोगों को घर दिए जा रहे हैं, और लोग इतने परेशान हैं 10-10 सालों से अपने घर का इंतजार करते करते और किराया देते देते कि वो फटाफट शिफ्ट कर जाते हैं। ऐसे में जो बिना सर्टिफिकेट के शिफ्ट कर रहे हैं उनका रजिस्ट्री नहीं होता, इसके अलावा उनको और क्या नुकसान हो सकते हैं, या उसमें कोई फायदा है क्या? देखिए मेरी समझ से बिना अथॉरिटी के द्वारा निर्गत किए गए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के जिन अपार्टमेंट्स में लोग जाते हैं वहाँ पे सिर्फ एक ही फ़ायदा दिखता है कि शायद उनका जो रेंट का कॉस्ट था वो बच रहा है जी। अदरवाइज़ एक बिना ओसी और सीसी वाले प्रोजेक्ट में रहने पर जो एक अपनी प्रॉपर्टी के जो फ़ायदे होते हैं, जैसे कि मॉर्गेज करके उस पर लोन ले लेना या इंश्योरेंस होना, ये सब चीज़ें फिर उस पर नहीं हो पाता है। तो अदर देन सेविंग योर रेंट, आपका उसमें अपनी प्रॉपर्टी जैसे कोई फ़ायदे नहीं होते हैं। और जो ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिना बिल्डर के द्वारा हैंडओवर किया जाता है, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो देखिए, जब तक कोई डिज़ास्टर मतलब नहीं हो जाता है तब तक बिल्डर की कोई लायबिलिटी उसमें भी नहीं बनती, मतलब आप उसको पेनलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि कानून में ऐसा कोई भी प्राविधान नहीं है। कानून में ये कहा गया है कि आप देंगे नहीं, लेकिन अगर दे दिया तो क्या सज़ा होगी इसके बारे में जिक्र नहीं है। ओके। तो इन्हीं सब प्राविधानों का फ़ायदा उठाते हुए बिल्डर बिना बिल्डिंग को पूर्णतः कंप्लीट किए हुए एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। मतलब मैंने आपको बताया कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना मिलने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो बिना फैसिलिटीज़ पूरा किए हुए भी वो लोगों को हैंडओवर कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रॉब्लम जाहिर सी बात है रेजिडेंट्स को ही आती है कि कंप्लीशन नहीं हुआ है तो उनके प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू मतलब नहीं होती, मतलब वो उस पर लोन फर्दर नहीं ले सकते अगर आपका लोन नहीं भी है उस प्रॉपर्टी पर तब भी। ये भी सुना है दूसरा नुकसान, अगर मान लीजिए फायर हो जाता है वहाँ पे, जी मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। हाँ जी, अगर आपने अपना जनरल इंश्योरेंस घर का कराने की कोशिश करी तो वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कंप्लीशन नहीं है। अगर आपके इक्विपमेंट्स का भी हो रखा है जनरल इंश्योरेंस, मान लीजिए आपने टीवी फ्रिज इनका इंश्योरेंस करा रखा है और कभी इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज में आ गई तो भी वो डिनाई कर सकता है, क्योंकि आपकी बिल्डिंग के पास ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है।
दूसरा ये कि वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन होती है वो भी टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन मीटर पर चल रही होती है बिना प्रॉपर ट्रांसफार्मर के। तो इन सब का इंश्योरेंस तो हो जाएगा आपके इक्विपमेंट्स का, लेकिन जब क्लेम की बारी आएगी तो ये सब एक ग्राउंड बन सकते हैं और बन भी क्लेम जाते ना हैं देने के। क्लेम ना देने के। या फिर आप उस बिल्डिंग में सपोज कोई, मतलब ऐसा केस तो हुआ नहीं है, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को कुछ गंभीर चोटें आ जाती हैं कंस्ट्रक्शन साइट की वजह से जी, तो अगर उस पर इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो डिनाई भी कर सकती है। बट ऐसा केस अभी कोई हुआ नहीं है और मैं चाहूँगा हो भी ना जी। बट एक रिस्की बिजनेस है वहाँ पर रहना। रिस्क है, जो बिना सर्टिफिकेट के लोग कब्जा ले रहे हैं, हमेशा उनके सिर पे खतरा मंडरा रहा है। हाँ, अगर कल को कोई भी खतरा मुश्किलें आ सकती हैं। मुश्किलें आने पर जो क्लेम्स हैं आपके इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड, ये सब मिलना जो है मुश्किल हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आपने हमारे बहुत सारे सवालों का जी शुक्रिया, इतना अच्छा जवाब दिया, सारी शंकाएं दूर की।